देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हील का एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। कितना दिया हुआ जी अल्फा? देखो तो चल रहा है ना मैन, ठीक। क्या दिया हुआ, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। शुरू में रेस्ट पे था, यानी ओमेगा नॉट 0 दिया हुआ है, और तुमसे बोलो और स्क्वायर छूट गया, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि 10 सेकेंड में ये कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तुमको ये फाइंड करना है। तुमको टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में ये कितना जब भी रिवॉल्यूशन फाइंड करने बोलता है, समझो तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ हमको थीटा फाइंड करना है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यूटी, यू के जगह ओमेगा नॉट लिखते हैं, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट 0 है, पूरा ये टर्म 0, थीटा कितना आ जाएगा, हाफ, अल्फा कितना दिया हुआ है 2 टाइम 100, ये कट गया। ध्यान देना अल्फा हम लोग यूज किए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, तो थीटा क्या आ जाएगा 100 रेडियन आएगा। ध्यान देना एसआई यूनिट में सब कुछ है, एसआई यूनिट है तो थीटा भी एसआई यूनिट में आएगा, रेडियन में। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना रिवॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन पूछता ना, क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन वर्ड का यूज नहीं करता, अगर ये पूछता कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कितना रोटेशन हो रहा है, तो हमको इसको रोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से देखें तो 50 बाई पाई हो गया, पाई का वैल्यू रख दिए 22/7, काट दो, ठीक है। तो ये एक 175 होता है ना, बाई 11 करेंगे तो ये तुम्हारा 15.9 आएगा, यानी लगभग कहा जाए तो 16 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं अंकित? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग इन जनरल कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इनर्शिया पता है क्या होता है? अंकित बताएगा पीछे, इनर्शिया क्या होता है? चलो प्रिंस। सर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का ट्राई करता है, मोशन में है तो मोशन में जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं करता। ये तो तुम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया हमको, हम पूछा इनर्शिया क्या है, लगभग इसमें ही आंसर छिपा हुआ है। बोलो। टेंडेंसी होता है बॉडी को रेजिस्ट, मतलब मोशन को रेजिस्ट करने का। ठीक, देखो जो तुम बोला ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन करते रहना चाहता है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी रहता है जिसके चलते बॉडी ऐसा करना चाहता है, यानी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते बॉडी अपने स्टेट्स ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है। यानी अगर रुका हुआ है उसका स्टेट्स ऑफ मोशन क्या है? रुके रहना, वेलोसिटी 0। तो वो अपने स्टेट्स ऑफ मोशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है कोई भी बॉडी, ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो द प्रॉपर्टी, वो ये वाली प्रॉपर्टी जिसके चलते कोई भी बॉडी अपने मोशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, है ना। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो लीनियर मोशन में नहीं जाना चाहता है, या अगर बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है किसी स्पीड से, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में ही 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता है उसके साथ, वो रोकता है, अपोज करता है। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। अगर एक कम मास का ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है तो हम उसको आसानी से चला सकते हैं। अगर ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि वो ज़्यादा अपोज करता है अपने मोशन में चेंजिंग को, तभी तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके मोशन को बदलने के लिए। तो इनर्शिया, एक्चुअली इनर्शिया दिखाता है मास, है ना। मास ही इनर्शिया का रोल प्ले करता है एक तरह से देखा जाए तो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है ना। तो समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सिचुएशन में लीनियर मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है उसको हम लोग सिंपली इनर्शिया बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है, ये जिस चीज़ के चलते होता है उसको इनर्शिया कहते हैं। इसी तरह से जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने रोटेशनल मोशन में चेंजिंग को भी अपोज करता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको घुमाने के लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने नहीं घूमेगा। इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन बदलने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है, वो अपने आप नहीं आराम से घूमना चाहेगा, अपोज करता है, हमको जबरदस्ती घुमाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते ऑब्जेक्ट अपने स्टेट्स ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल इनर्शिया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते बॉडी अपने लीनियर मोशन या मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है, स्टेट्स ऑफ मोशन में चेंजिंग को अपोज करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते ऑब्जेक्ट अपने स्टेट्स ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनर्शिया का रोटेशनल रूप। क्लियर है ये बात, है ना? समझ में आ रहा है? तो एक और तरह से कहा जाए तो सिंपल काइनेमेटिक्स में मास जो रोल प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जहां जहां सिंपल डायनामिक्स या सिंपल काइनेमेटिक्स या एक तरह से कहें तो सिंपल मैकेनिक्स में, हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, सिंपल मैकेनिक्स में जो काम मास करता है वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। समझ रहा है बात को? बस मास को रिप्लेस कर, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस कर देता है, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरह से मास को रिप्लेस कर देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ गया? ये ले दे के क्या बात है? सीधा सा ये बात है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है? क्या सोचे थे, दिमाग से निकल गया। हाँ ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना? सीधा सा बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है ना, रोटेशनल मोशन में। अच्छा एक और, हाँ छोटा सा बात याद आ गया, ध्यान देना। जैसे कुछ कुछ वर्ड जो सिंपल लीनियर मोशन में यूज़ होता है, जैसे लीनियर मोशन में हम इनर्शिया वर्ड यूज़ करते हैं, तो रोटेशनल मोशन में आ जाते हैं तो उसमें मोमेंट ऑफ लगा देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से लीनियर या सिंपल मोशन में हम फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इनर्शिया को जो रिप्लेस करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, फोर्स को जो रिप्लेस करता है उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। बात समझ रहा है? ठीक है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी नहीं, अभी कम से कम 2 क्लास इनर्शिया चलेगा डिटेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन ज़रूर रहता है नीट में, हर जगह रहता है, लेकिन नीट का में रहता है, हम बताएंगे कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, लिखना इट इज द property of a body, it is the property of a body due to which it opposes
opposes the change in its states of rotational motion. देखो हम एक एक पॉइंट समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, नोट्स में हम लोग लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला, और हम ये सब बात लिखे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आराम से बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग आगे एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर सारा नोट का पॉइंट समझ में आ जाएगा। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मेन हेडिंग है, इसी के नीचे हम लोग एक सब हेडिंग डालेंगे, जितना हम लोग लिखे उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना, इसको भी हम दो हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। पहला हेडिंग होगा फॉर डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट का स्पेलिंग ठीक है जी, देखो तो डिस्क्रीट, ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट सिस्टम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, हमको ऐसे लिखना चाहिए, हेडिंग तो ज़्यादा मतलब क्लियर होता। एक सिस्टम है जो डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं जो डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो ये, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात, हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना, कोई ना कोई एक्सिस होता है, एक्सिस अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल तुम मान के चलो कि अगर जैसे कोई भी चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सपोज करो ये कागज़ है, ठीक ना, ये कुछ भी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मान लो मैं एक्सिस यहाँ पे बना दिए जी, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना। मान लो मैं एक्सिस यहाँ पे बना दिए जी, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एक्सिस अलग अलग हो सकता है ना, ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर हम एक्सिस यहाँ बनाते हैं तो इसको रोटेट कराने में हमको जो मेहनत लगेगा, और अगर एक्सिस यहाँ बनाते तो रोटेट कराने में जो मेहनत लगेगा उसमें अंतर रहेगा। यानी अलग अलग एक्सिस अगर रहा तो वो अपने रोटेशन को अलग अलग हिसाब से अपोज करेगा। तो अगर एक्सिस बदलता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है, इसलिए लिखा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, फिलहाल हम इसको देखते हैं, उसके बाद और पॉइंट क्लियर होगा। डिस्क्रीट सिस्टम अगर है, या एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे समझना। सपोज करो हम लोग के पास कोई भी एक एक्सिस है, ध्यान देना, हम लोग के पास अगर कोई भी एक एक्सिस है और एक सिस्टम है मेरे पास, जिस सिस्टम में सपोज फिलहाल हम 3 पार्टिकल मानते हैं। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है जी, जिसका मास m1 है, और एक्सिस जिसको माने, सपोज करो एक्सिस का नाम AB देते हैं। ध्यान से देखेगा सब लोग, एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r1 है। इसी तरह से सपोज करो हम एक और पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m2 है और एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है। सपोज करो यहाँ पे एक और पार्टिकल मान लिए जिसका मास m3 है और एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 है। तो ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में 3 पॉइंट
पार्टिकल, पॉइंट साइज का पार्टिकल्स है m1 m2 m3। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने बोलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला ऑब्जेक्ट चुनो, ठीक है, उसका मास लो, उसका जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट चुनो m2, उसका जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। तीसरा ऑब्जेक्ट चुनो m3 और उसका जो परपेंडिकुलर से डिस्टेंस है, सॉरी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। इस तरह से सबको ऐड करते जाओ। अगर और भी आगे ऑब्जेक्ट्स है तो यही काम कंटिन्यू कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सीधा सपाट फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, ध्यान देना, हम सिस्टम का कोई भी एक पार्टिकल चुनते हैं m और उसका जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r, उसका स्क्वायर करते हैं और ऐसे ही काम सभी पार्टिकल के साथ करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये बात लिखेंगे, ध्यान देना, है ना। हम ये रुको, अभी हम जैसे बोलेंगे, सुनो, ये एग्जाम्पल में लिखना, ये चीज़ एग्जाम्पल में डालना, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे समझाते हैं। पहले हम लिखेंगे कि ऐसे, इसको ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, आई लिख दें और आई लिख दें। यहाँ आई का मतलब है ith पार्टिकल का मास। जैसे आई क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आई का मतलब ये होता है। तो पहले हम I1 R1 लेंगे, फिर I2 R2 लेंगे, मतलब पहला पार्टिकल का मास इंटू पहला पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। इसका मतलब तो सब लोग समझते ही हो ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक काम करना, पहले इस साइड, राइट साइड वाली चीज को लिखना हेडिंग के बाद कि इफ mi is the mass of ith particle and r is the perpendicular distance of ith particle from the axis, perpendicular distance of ith particle from the axis, then moment of inertia of the system, moment of inertia of the लिखा हुआ है system is given by I is equal to sigma mi ri का स्क्वायर, ABC in the plane of ABC। बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बनना चाहिए सबका। देखो, 3 पार्टिकल है m मास का, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी वर्टिसेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीनों पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। सबका मास m है, सबका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और इसका जो साइड लेंथ है वो कैपिटल L है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारा साइड का लेंथ कैपिटल L होगा, ठीक है। एक एक्सिस है जो कि AB के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, ये A है, ये B है, ये C है। एक एक्सिस है जो AB के परपेंडिकुलर है, यानी ऐसा है, A से पास हो रहा है और इसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये ट्राइंगल ABC है। समझना, ठीक है। एक्सिस कई तरह से हो सकता है, एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक्सिस हो सकता है, समझो बात को, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, अगर ये ट्राइंगल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, है ना।
बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे जी? किसी एक पार्टिकल को चुनो, पहले इसी पार्टिकल को चुन लेते हैं, ठीक है? समझ रही है अंशिका क्वेश्चन? इस पार्टिकल को चुने, इसका मास इनटू इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0 है ना, तो इनटू 0 का स्क्वायर करना, जो कि करने का जरूरत नहीं है। दूसरा पार्टिकल ये चुनते हैं, इसका एक्सिस से डिस्टेंस L है तो L स्क्वायर करेंगे, प्लस ध्यान देना ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसीलिए यस इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा। तो यहाँ प्लस क्या करेंगे? m L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो मेरा m L स्क्वायर हो जाएगा प्लस m L स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 5m L स्क्वायर बाय 4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर है? सबको आ गया ना समझ में? मेरे ख्याल से अब ऐसा और क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, ठीक है? कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हम लोग अभी क्या किए, पहला जो है हम लोग देखें कि अगर हम लोग के पास एक सिस्टम है जिसमें डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स है, डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे मौजूद हैं, उन पार्टिकल्स का अगर सिस्टम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं? क्लियर है हमको? लेकिन अगर मेरे पास कोई कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा, जैसे हम लोग देखे थे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते टाइम भी कि अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास या कोई भी अलग शेप का कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, तो उसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, अब हम ये देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना, नेक्स्ट जो बी नंबर में, ए नंबर में हम लोग डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स का देखें, बी नंबर में हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। बोलो क्या मोमोज लिखने जा रहे थे क्या? मोमो मैन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो इसमें भी हम कई सारे कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ट तुम लोग के पास है, लेकिन डेरिवेशन मात्र 2 या 3 कंटिन्यूअस बॉडीज का करेंगे, सबका नहीं करेंगे, ठीक है? डेरिवेशन इसमें बहुत होगा, तो रॉड का आ सकता है या डिस्क का आ सकता है स्कूल एग्जाम में, ठीक है? और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश क्या करना है सभी बच्चों को, जितना भी लिस्ट दिए हैं उसमें से जितना हो सके याद करने का कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम टिक करा देंगे, वो तो एकदम मस्ट है, 100% याद होना चाहिए हर हाल में, ठीक? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बात समझना, पहले समझो कि हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का, पहले वो समझ लो, ठीक है? हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। पहले सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रॉड है सपोज करो, हम करते हैं क्या है, सिस्टम जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है उसमें से एक पार्टिकल चुनते हैं, उसका मास लेते हैं और उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यही तो करते हैं, मास इनटू एक्सिस से उस मास का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, mr स्क्वायर। ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक तरह से देखा जाए तो mr स्क्वायर, मान लो अगर एक के गो ऑब्जेक्ट है
सिस्टम में एक ही ऑब्जेक्ट है, 3-4 वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका मास m है, एक्सिस से उसका डिस्टेंस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा ना जी। अगर SI यूनिट हम लोग देखें, अगर इसका SI यूनिट फाइंड करना चाहें तो मास का SI यूनिट kg, r क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, SI यूनिट यहीं से आता है। ठीक है, ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, मास कहाँ कहाँ छितरा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। ध्यान देना, अगर ये एक्सिस है और सपोज करो 4 ऑब्जेक्ट्स का एक सिस्टम है जहाँ पे चारों ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ, एक यहाँ यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है, तो मान लो जैसे इसका मास कुछ भी है, कुछ भी ये पार्टिकल्स है, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सिंस इनका एक्सिस से डिस्टेंस छोटा छोटा है जी, कम कम है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा। लेकिन अगर सेम पार्टिकल एक्सिस से दूर दूर हो जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर दूर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है। समझना बात को, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, अगर तुम लोग मतलब फील कर पाया तो ठीक। कभी वो देखे होगे देसी जिम जो होता है ना, उसमें बॉडी बनाने के लिए कुछ इस तरह का ये लोग इस शेप का गदा बोल सकता है, जो बोलो रखता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ठीक, मसलन तकिया होता है गोल वाला। तो समझना, इसमें अगर हम ऐसा करें, अगर सपोज करो मेरे पास ये है ना, और हम अगर इसको यहाँ से फिक्स कर दें, ठीक है, और यहाँ से इसको घुमाएं तो तुमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से फिक्स कर दें, यहाँ से फिक्स कर दो और यहाँ से घुमाएं तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से फिक्स करते हैं तो मैक्सिमम मास जो है वो एक्सिस से दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और यहाँ से फिक्स करेंगे तो मैक्सिमम, यहाँ से फिक्स करेंगे तो ज़्यादातर मास एक्सिस के नज़दीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक, फिलहाल हम आते हैं जो हेडिंग लिखे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने टाइम या करते टाइम एक्सिस बहुत मायने रखता है, ठीक है। हम फिलहाल अभी हम जब डेराइव करेंगे तो करेंगे, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि एक्सिस यहाँ पे है, हम इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सिस्टम का एक पार्टिकल चुनते हैं जिससे सिस्टम बना हुआ है। कंटिन्यूअस अगर बॉडी है तो कंटिन्यूअस बॉडी में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा पार्टिकल्स है जी। हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इस छोटे से टुकड़े का मास dm है, हम निकाल लेंगे किसी तरह से, और इस छोटे से टुकड़े का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम का एक पार्टिकल है, तो सिस्टम का ये पार्टिकल ले लेंगे और उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ऐसे ही छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा है ना, यहाँ पे भी ऐसा छोटा टुकड़ा है, यहाँ पे भी ऐसा छोटा टुकड़ा है, तो ऐसे ऐसे सभी छोटे टुकड़े का मास और उसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम कंटिन्यूअस चीज़ों को ऐड करते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, सिग्मा नहीं यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक तरह से देखा जाए तो कंटिन्यूअस बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसका जो छोटा पार्ट होगा dm, जो छोटा मास होगा वो, इनटू उसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से, फिलहाल हम उसको r से डिनोट कर देते हैं, r², इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना। वहाँ पे x से लिखें, हम x लिखें, r लिखें, कुछ भी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनरल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको लिख लो, फिर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का फाइंड करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है। क्या नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिख लो फॉर्मूला, सीधा लिख लो, कुछ नहीं लिखना है। ये सभी चीज के लिए है, सभी चीज के लिए। रॉड का हम एक एग्जाम्पल दिखाएं जिससे तुम इन बात को समझ पाओ, है ना। ये फोटो नहीं बनाना है, ध्यान देना,
ये फोटो नहीं बनाना है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, देखेंगे हम लोग। बिठा दें। तो इसमें सबसे पहला जो कंटिन्यूअस बॉडी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, वो है यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड कहने का मतलब है ऐसा रॉड है जिसका मास हर जगह सेम है या डेंसिटी हर जगह सेम है, कहीं पतला कहीं मोटा ऐसा नहीं है, हर जगह सेम है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छा ध्यान से सुनना, हमको एक्सिस भी डिफाइन करना होता है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो बात लिखना पड़ता है, क्योंकि एक्सिस बदलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। तो वो बात भी हम लिख दे रहे हैं कि हम क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, लिख लिया है क्या हेडिंग? अच्छा, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमको एक्सिस भी बता देना पड़ेगा कि हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं। बहुत हुआ ना स्कूल एग्जाम में, तो ये पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन हमको चांस कम लगता है डेरिवेशन पूछने का। जिसके स्कूल में जो डेरिवेशन कराएगा, अब बाई चांस सर के मुंह से निकल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना, लेकिन नहीं पूछता है डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल एग्जाम में। और अगर टर्म एग्जाम है, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो पूछ सकता है। हम क्या कर रहे हैं समझना, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग के पास एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ हम लोग कैपिटल L मानेंगे और मास कैपिटल M मानेंगे। एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं अगर कहा जाए तो। तब ये अपने आप को रोटेट करवाते टाइम कितना अपोज करेगा, है ना, वो चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहला काम बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देखो ये प्रोसेस, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज हो। हम क्या करेंगे, एक जैसा हम पहले बताएं, इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर कर लेंगे, ध्यान से देखना, एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लेंगे जी, जिसका लेंथ को हम dx मान लेते हैं, लेंथ को dx मान लेते हैं, और इस छोटे से टुकड़े का एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं सपोज। तो सबसे पहले हम कहानी लिख देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड of length L and mass M। क्या ध्यान देना, हम अब क्या कर रहे हैं, इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब टुकड़ा, प्रीति दिखेगा, ऑफ लेंथ dx, लेंथ dx एंड मास dm। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया जिसका लेंथ dx और मास dm है, which is at a distance, which is at a perpendicular distance
हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे मान लिए, ठीक है। अब देखो मेन कहानी अब चल रहा है, अब देख लो फटाफट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला है भैया, ध्यान देना। अच्छा, लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको डीएम फाइंड करना पड़ेगा, इसका मास फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझना, हम थोड़ा इस साइड में रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तुम लोग अगर तुम लोग को दिक्कत होगा तो रफ में ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सब डेरिवेशन में लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो पूरा रॉड है, इस पूरे रॉड की लंबाई जो है वो L है, ध्यान देना। तो L लेंथ के रॉड का जो मास है वो m है, तो यूनिट लेंथ के रॉड का मास क्या होगा, तो dx लेंथ के रॉड का मास क्या होगा, है ना। और यही चीज dm है अपना, तो हम सीधे dm के जगह ये बात लिख ले रहे हैं, है ना। dm क्या होगा मेरा जी, m/l dx। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, लेंथ सब कुछ ठीक है फ्रॉम द एक्सिस, हाँ। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग अभी देखें dm इंटू एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। dm का वैल्यू पुट करते हैं जी, dm का वैल्यू क्या है, m/l dx है, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, dx बाद में लिख दिए। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये एक्सेस है, हम ये जो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, ये छोटा सा टुकड़ा हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा, तब जाके रॉड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हर वो डिस्टेंस जो एक्सिस से राइट साइड लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। तो वो जो छोटा सा टुकड़ा हम ले रहे हैं वो लेफ्ट साइड में कहाँ पे लिए हैं, -l/2 डिस्टेंस पे लिए हैं, और कहाँ तक लेंगे, +l/2 डिस्टेंस तक ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लिमिट जो है वो यहाँ पे रख देंगे -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, m/l, तो m/l बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। m/l बाहर आ गया, श्रेष्ठ बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा बोलो अंशिका। बहुत अच्छा, इस बार वाला अच्छा सही था, x³/3, क्या बोला, ओ m/l लिखना था, m और m/l बाहर आया, m और l दोनों कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया x³/3, और लिमिट क्या है, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना, चाहो तो 3 को भी बाहर कर लो तो लिमिट पुट करने में आसानी होगा, है ना। तो m/3l हम बाहर कर देते हैं, x³ रहा, x³ के जगह हमको एक बार l/2 रखना है, ध्यान देना, x³ के जगह हमको एक बार क्या रखना पड़ेगा, मतलब x के जगह पे l/2 रखना पड़ेगा, तो l/2 का क्यूब यानी l³/8, x के जगह पे l/2 रखेंगे मतलब l/2 का क्यूब। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। उसके बाद फिर माइनस साइन खुद से देते हैं, जब हम अपर लिमिट बैठा लेते हैं x के जगह पे तो अपने से माइनस साइन देते हैं, और फिर x के जगह पे हम लोअर लिमिट बैठाते हैं, यानी x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -l/2 लिखेंगे, लेकिन x का क्यूब है तो x के जगह पे -l/2 को बैठा है ना, तो -l/2 का कोई कुछ नहीं, बोलो इसका बताओ, इसका क्यूब क्या लिखेंगे, फिर से बोलो, गुड, बढ़िया, -l³/8, इसका क्यूब क्या आएगा, -l³/8, तो माइनस तो ऑलरेडी मेरा पहले से है तो प्लस हो जाएगा ना,
तो 2l3/8 होगा, l3/4 हो जाएगा। दिख रहा, दिख रहा। हम एक बार इधर लिख देंगे तो एक तरह से देखो तो ये क्या हो जाएगा, m/3l, प्रिंस नहीं दिख रहा होगा ना, ये कट के 4 हो जाएगा। तो फाइनली ml3, ll भी कट जाएगा, एक l यहाँ पे कटेगा तो स्क्वायर वहाँ पे बच जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। ml²/12 होगा। हम देखो ये क्या हो जाएगा, m/3l है और ये तो मेरा 2l3/8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, एक l कटेगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, ml² और ये 3 और 4 इंटू के 12 हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा फाइनल। वहीं कंपटीशन से तुम निकल गई, वहीं तुम्हारा नीट निकल गया। इतना बड़ा डेरिवेशन करने में कम से कम 10 मिनट तुमको समय लग जाएगा। 10 मिनट में नीट में क्वेश्चन बनाने वाले लोग 15 क्वेश्चन बना के निकल जाएगा। तो रटना पड़ेगा हर हाल में। देखो समझना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक डिफाइंड प्री डिफाइंड रास्ता है। तुम मान लो कोई क्रिएटिविटी वाला काम है ना जी, जैसे तुमको मान लो साइंटिस्ट बनना है, सर हम ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तुमको बिल्डर बनना है, सर हम 2 तल्ला घर नहीं बना के 3 तल्ला बना सकते हैं। हम सर वाइट टाइल्स नहीं लगा के रेड टाइल्स लगा, एकदम वो तो क्रिएटिविटी वाला काम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं है। मेहनत, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, थोड़ा सा दिमाग भी ठीक रहना चाहिए। खाली मेहनत से कुछ नहीं होता है। लेकिन नीट जो है ना, बहुत मेहनत चाहता है और कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुम नहीं रटी ना तो कोई दूसरा बच्चा जो रट के रखा है वो निकल जाएगा, तुम पीछे हो गई। कंपटीशन का मतलब क्या है, तुमको दूसरों से बेटर बनना है, तभी तो एग्जाम में उसको पीछे कर पाओगे। अगर दूसरा तुमसे बेटर है तो तुम फिर सोचते रहो निकल गया। इसलिए दूसरे को अपने से बेटर होने ही नहीं देना है। कंपटीशन तो यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन का छोटा मोटा फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ सकता है। इसमें हम किए क्या है, ध्यान दो एक बार, फिर से हम समझा दें। कोई बोल नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरे अंदर खुजली मच रहा है। हमको लग रहा है कि ज़रूर किसी ना किसी को दिक्कत होगा इसको समझने में। अब देखो ऐसे थोड़ा हिला मुड़ी, देखो करते क्या है, हम समझा दें। जैसे सपोज करो अगर खाली x⁵ का इंटीग्रेशन करना है ना, ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये वाला, है ना, मतलब सांप है ये, और इस साइड में dx लिखा हुआ रहता है। ये दोनों मिला के इंटीग्रेशन का सिंबल है, समझना। dx कोई दूसरा चीज़ नहीं है। फिलहाल हम इसके मतलब पे नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो x⁵ का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक बढ़ जाता है, x⁶/6 ये होता है। अच्छा अगर यहाँ लिमिट दे दे, जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, तो हम लोग लिमिट को ऐसे रखते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ पे रखते हैं। अगर तुमको मन है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, मन नहीं है तो यहीं रहने दे दो। ज़्यादा अच्छा होता है बाहर निकाल देना, उससे हमको लिमिट्स रखने में सुविधा होता है। अब x के जगह पे एक बार 2 रखो, 2 का पावर 6, अपने मन से माइनस साइन दो, x के जगह पे एक बार 1 रखो, 1 का पावर 6, तो ये क्या हो गया 1/6, और अंदर यहाँ पे क्या है 2 का पावर 6, कितना होता है, तो ये 63 हो गया। तो 1/6 इंटू 63 यानी 63/6 हो गया। आगे सॉल्व करते रहो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे भी तो हम यही किए ना। मेरा यहाँ पे कहानी क्या था, m/l कांस्टेंट था जी, तो m/l को बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन के अंदर में x² है और लिमिट -l/2 से l/2 है, तो m/l बाहर है अपना, और x² का इंटीग्रेशन x³/3 किए, लिमिट जो है -l/2 से l/2, ये जो कांस्टेंट आया इसको भी बाहर कर दिए। देखो m/l था, 3 को भी बाहर कर दिए, है ना।
मतलब क्या किए, m/l बाहर था, इस 3 को भी बाहर कर दिए, अंदर में x का पावर 3 है, एक बार x के जगह l/2 रखना है, एक बार -l/2 रखना है, m/3l है, एक बार x के जगह क्या रखेंगे, l/2, तो l/2 का क्यूब करना पड़ेगा, l का क्यूब बाई 2 का क्यूब होता है 8, अपने से माइनस साइन दे दिए, और एक बार -l/2 का क्यूब करेंगे, इसी तरह बताइए -l/2 का क्यूब -l³/8 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व कर दिए, समझ रही है, बढ़ा दे पूरा, थका नहीं ना जी, थक गई, बढ़िया बढ़िया, ठीक, आधा घंटा पढ़ा दे और 8 बजे तक पढ़ाने के बाद बोली तुम आधे घंटे में, नहीं सर बोल दे, हम नहीं बोले सर। वो बोल भी देता हम नहीं। ये बोला हाँ वही बोला। देखो ध्यान देना, तो फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, है ना, बोलो अमन, बोलो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो देखो, मतलब हम क्या बोलें इसको, तुम समझ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं? अरे अभी भी देख के बोल दो यार, देखो देख के बोलो, ml²/12 रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ml²/12 होता है। अगर एक्सेस बदल देंगे तो बदल जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे कि अगर दूसरा एक्सेस ले लें तो कहानी कुछ और हो जाएगा, है ना, हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग एक रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर प्लेट है, बहुत ध्यान से सुनना, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। जिसको प्रोसेस भारी लग रहा है, ज़्यादा नहीं, रॉड का प्रोसेस पे खाली ध्यान देना, बाकी के प्रोसेस को इग्नोर करना, जो पूरा इंटीग्रेशन करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को इग्नोर करना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लेकिन हम कुछ कुछ का, सबका तो नहीं, और 2 गो का हम पूरा डेरिवेशन करेंगे, एक रेक्टेंगुलर प्लेट का करेंगे, एक रिंग का करेंगे, एक डिस्क का करेंगे, बस, और किसी का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट का, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। और ध्यान देना, समझो बात को, पढ़ाई को ना ज़्यादा बर्डन मत बनाओ, जैसे फॉर्मूला सब है, तुमको याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रास्ते में ऑटो में बैठे हुए दोस्त लोग से पूछते चलो, बताओ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ रहे, तो जो दोस्त मार देगा ना उसको तुम छोड़ दो, उससे दोस्ती रखना छोड़ दो, ऐसे दोस्त से दोस्ती रखो जिससे कुछ फायदा है ना, या तो यार वो तुमको कुछ खिलाए पिलाए, या तो नॉलेज में कुछ हेल्प करे, कुछ फायदा होना चाहिए। मान लो पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम शाम वाम को चाय पानी पिलाने ले जाता हो, समोसा तमोसा खिलाता हो कुछ, हाँ हमको समोसा कौन खिलाता था, देखो मेरा मेरे जो सीनियर भैया लोग थे वो क्या करते थे हम बताते हैं। हम लोग ऐसे बीच में मान लो कभी पढ़ते लिखते बोर हो गया ना, तो मेरा दोस्ती थोड़ा बड़ा लोग से भी था, हमसे 7 साल बड़ा, 8 साल बड़ा, ऐसे लोग से भी था, हाँ उतने बड़े लोग से था, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम हम भी छोटे थे, तो हमसे जो 8 साल बड़ा होगा वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, वो अंकल नहीं बन गया होगा। तो
क्या होता था, ये पूछी कि सर आपका जिससे दोस्ती था वो लोग समोसा वमोसा खिलाने ले जाता था, मतलब ऐसा दोस्त था। अब होता क्या था समझना, अरे बच्चा मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं, अब बाहर रह रहे हैं पढ़ने के लिए तो कितना छोटा बच्चा होंगे। होता क्या था, जैसे मान लो कहीं गए हम लोग समोसा खाने के लिए गए, ठीक है, एक थे भैया हम मेरे, तो चलो अमृत आज मेरे तरफ से समोसा चाय, हम बोले चलिए ठीक है। 3-4 को ऐसे छोटा छोटा बुतरू लोग को, मतलब हम लोग जो उनसे एज में कम थे तो थोड़ा बॉस जैसा थे, तो भैयागिरी भी दिखाते थे थोड़ा, चलो आज हम खिलाते हैं सबको। अब चले गए मस्त एकदम हम लोग खाएं, और लेगा इसको एक समोसा और दीजिए, तुम लेगा जी एक समोसा और इसको दीजिए, फिर चाय वाय भी पिए, सब एकदम पिए, सब हो गया। हम तो अपना पर्सी भूल गए जी। अब फिर जो बच्चा गलती से पैसा ले गया था वो बलि का बकरा बन जाता था, उसका पैसा कट जाता था। ऐसे थे, ऐसे ही खिलाते थे। ध्यान दो, कहाँ याद आया, हम भूल गए थे। तो देखना समझना, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जी, बहुत ध्यान से देखना, चलो हो गया देखो। लेकिन ये सही बात है ना, मतलब पूछा खुद से, एक दूसरे से पूछते रहो, फॉर्मूला ऐसे ही याद होगा। और इतना फॉर्मूला है कि फॉर्मूला याद रहता नहीं है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही देख लो ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे बर्डन मत रखो, हर दिन 2 सेलेक्ट कर लो, 2 सेलेक्ट कर लो। और हम जब पढ़ा देंगे और एक बार हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिलेशन बता देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। तुम लोग भी चार्ट को देखोगे ध्यान से तो समझ जाओगे, कुछ रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से या एक एक्सिस का दूसरे एक्सिस से। तो रटना नहीं पड़ेगा, एक रटा हुआ है तो दूसरा आराम से याद हो जाएगा अगर रिलेट करके याद करोगे तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी करना क्या है, कोई 2 सेलेक्ट कर लो कि हम रॉड का याद कर लेंगे और रेक्टेंगुलर प्लेट का याद कर लेंगे, 2 हम आज याद कर लेंगे। अब एक ही दिन में हम उसको 5-6 बार रिमाइंड कर लेंगे, खाना खाने बैठे हैं उस टाइम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ भी, मतलब बीच बीच में दिन भर में हम 5-7 बार देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा ध्यान देना, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका जो लेंथ है, हम अभी एक्सेस नहीं लिखे हैं ना, जिसका जो लेंथ है वो L है सपोज करो, और जिसका जो विड्थ है वो सपोज करो B है, हम ऐसा मान रहे हैं, है ना। अब ध्यान देना, हम एक ऐसा एक्सेस ले रहे हैं जो कि इसका जो विड्थ है ना, समझो बात को, इसका जो विड्थ है इसके पैरेलल है, कुछ इस तरह से लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा एक्सेस है, ठीक है। ये एक्सेस किसके पैरेलल है, B के पैरेलल, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये सारा जो कहानी है वो कहानी हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिए हैं जिसका लेंथ L है, विड्थ B है, ये सब चीज़ जो यहाँ पे लिखे थे रॉड वाले में उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहला काम, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा टुकड़ा कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर वैसा बहुत सारा टुकड़ा लिए तो पूरा प्लेट बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, एक छोटा सा टुकड़ा हम ऐसे कंसिडर करेंगे इस रेक्टेंगुलर प्लेट का, कुछ इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करेंगे जिसका जो विड्थ है ना, जिसकी जो चौड़ाई है उसको हम dx मान रहे हैं, और इस टुकड़े का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको x मान रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये जो पूरा मेरा रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका हम मास m ले लेते हैं, ठीक। लिख ही देते हैं हम ये बात कि हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर, कहाँ है सरा जी, प्लेट ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B हैविंग मास m, बस इतना सा लिख रहे हैं, हैविंग मास m मास है इसका। अब बहुत ध्यान से देखो जी, पूरा जो इस प्लेट का एरिया होगा
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ L है और विड्थ B है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L इंटू B, ठीक है। तो अगर एरिया LB है और इसका मास हम M ले रहे हैं, ये जो छोटा सा टुकड़ा हम लिए हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा एक तरह से देखा जाए इसका, ये B के बराबर होगा ना, ये यहाँ से यहाँ, और इसकी चौड़ाई dx है तो इसका एरिया B इंटू dx हो जाएगा। ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिए हैं, स्ट्रिप, इसका एरिया B इंटू dx हो जाएगा ना। तो पूरा प्लेट का एरिया LB है, LB एरिया का मास M है, तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा M बाय, तो B इंटू dx एरिया का मास क्या होगा M बाय LB इंटू B इंटू dx, B उड़ गया तो M, इसी को dm हम लोग लेंगे, है ना। dm मतलब उस छोटे से टुकड़े का मास जो यहाँ निकालें, M बाय L इंटू dx, ये छोटे से टुकड़े का मास हो गया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, और इसका जो डिस्टेंस है वो x स्क्वायर है, dm इंटू एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। dm हम लोग निकाल लिए हैं, m बाई एल dx इंटू एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, dx को यहाँ पे लिख दिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ध्यान देना जी, इस साइड जो है वो माइनस एल बाई टू है और इस साइड जो होगा वो एल बाई टू होगा। तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक करेंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ पे है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हम इसको करते हैं जी, ये आ जाएगा अपना। देखो एक चीज़ ध्यान देना, सेम टू सेम इंटीग्रेशन नहीं आ गया पहले वाला, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 नहीं हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधी लिख देते हैं m, लेकिन यहाँ छोटा l लिए हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्सिस है हम ऊपर लिखे नहीं थे, वो हम लिखेंगे, हम पहले बता दिए थे। एक्सिस जो है वो ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। या लेंथ हम ऐसे लिख रहे हैं, अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस which is parallel to breadth। ध्यान देना, लेकिन अगर हम एक्सिस बदल दें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम एक्सिस बदल दें, जैसे सपोज करो हम यही एक्सिस ऐसे ले लें, यानी पैरेलल टू लेंथ ले लें, तो खाली यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। इस बात को समझना, ठीक है। एक्सिस जिसको काट रहा है फॉर्मूला में वो रहेगा, एक्सिस लेंथ को काट रहा है तो फॉर्मूला में लेंथ होगा, और अगर एक्सिस ब्रेथ को काट रहा होगा तो फॉर्मूला में बी होगा, एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना, पहले इसको लिख लो फटाफट। क्या पैरेलल, क्या लिखें, पैरेलल टू ब्रेथ। चार्ट में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है लेकिन एक्सिस बदला हुआ है। यहाँ पे जो एक्सिस है ना, ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्सिस है वो रेक्टेंगुलर प्लेट के प्लेन पे ही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। एक्सिस जो है वो इसी प्लेन पे, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर नहीं है। अगर इसके परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस तो लेंथ ब्रेथ को थोड़े काटता जी, है ना। और जो चार्ट में दिया हुआ है वो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, अगर रेक्टेंगल ऐसे है तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर रेक्टेंगल ऐसे है ना तो एक्सिस जो है वो ऐसे है, ऐसे 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 एक्सिस है। हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ये कहानी चल रहा है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि अगर एक्सिस ऐसे रहा, हमको इसके अबाउट रोटेट करना रहा ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
देखो थर्ड में मतलब इसी चीज को लिख रहे हैं, अलग नहीं है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट about the axis which is parallel to length and passing through perpendicular to length intersecting breadths, पूरा लिख देते हैं डिटेल से। पैरेलल टू लेंथ मतलब ये तो हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो हम लोग का जो एक्सिस है वो ऐसा है, ऐसा एक्सिस है नेक्स्ट वाला, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ब्रेथ्स एंड पासिंग थ्रू सेंटर। देखो सारा एक्सिस जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये है हम लोग का हेडिंग। जिस चीज को काटेगा फॉर्मूला में एम बी को काट रहा है तो बी स्क्वायर बाय 12, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके पहले वाले में लेंथ को काट रहा था तो एम एल स्क्वायर बाय 12 था, इसमें ब्रेथ को काट रहा है तो एम बी स्क्वायर बाय 12। हम 3 नंबर लिखे हैं, वो सेकंड नंबर था। सेम ही चीज़ है, बस एक्सिस अलग है।